Welcome to the Bridge course. In this series, we are helping all the students who are preparing for UPSC, SSC, banking or any other competitive examination to prepare for a plan B. प्लान बी हमारे लिए यहाँ पर है दैट इज EPFO का एग्जामिनेशन, जिसको बहुत कम बच्चे टारगेट कर पाते हैं बिकॉज इस एग्जामिनेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है लेबर लॉ, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट। नाउ ये एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कंडक्ट कर रहा है और आपको कई अच्छी प्रेस्टिजियस पोजीशन मिल रही हैं लाइक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, बट फिर भी स्टूडेंट्स इसको टारगेट नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सभी सब्जेक्ट्स तो रेडी करते हैं, लेकिन इस एग्जामिनेशन की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल लेबर लॉ वो तैयार नहीं कर पाते ओनली बिकॉज ऑफ द हेजिटेशन कि उनका बैकग्राउंड नहीं है या उनको वीकनेस लगता है उसमें या शायद गाइडेंस नहीं है इस वजह से। तो ये सीरीज इसी एस्पेक्ट को कवर अप करती है और यूटिलाइज करेगी आपकी ऑलरेडी जो नॉलेज है फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, उसको कैसे हम यूज करें फॉर understanding the labor laws in the country. Now my name is Deepak Thakur and I will be helping you in this all. लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि कैसे एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन इंडिया में हो रहा है और कैसे लेबर लॉज में भी एवोल्यूशन आता है। हमने बात की थी कि कैसे 1881 में आपका फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट बनेगा और इसको हमने आज के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा था या आज तक हम उसे लेके आए थे कि आज इंडिया में क्या रूल्स रेगुलेशन है या आने वाले हैं, जैसे कि 4 लेबर कोड्स। ये सारी जर्नी हमने लास्ट टाइम कवर अप की थी एंड जिन्होंने प्रीवियस टॉपिक नहीं कवर अप किए इस सीरीज के थ्रू प्रीवियस टॉपिक भी कवर अप करते चलना बिकॉज ये सारे सेशन इंटरकनेक्टेड रहेंगे और आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फॉर लेबर लॉज में हेल्प भी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आर रनिंग अ कोर्स ऑन आवर पोर्टल ऑल्सो दैट इज सक्सेस ट्री, वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड अकाउंटिंग। ठीक है, वो आप देख सकते हैं क्योंकि अगर आपके ये 2 सब्जेक्ट ही कवर नहीं हुए हैं तो इनको आप अलग से इस कोर्स के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। नाउ देन वी डिस्कस अबाउट कि इंडिया में पहला एसोसिएशन कैसे बना या क्या उसका बैकग्राउंड रहा। हमने बात की थी कि ऐसे नारायण मेघजी लोखंडे द्वारा जो एफर्ट लगाए गए उसके बाद हमारे पास पहला एसोसिएशन आया इन द फॉर्म ऑफ बॉम्बे मील हैंड्स एसोसिएशन। नाउ इसके बाद हुआ क्या कि 1918 में एक और एसोसिएशन बनेगा जिसको हम फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को रेफर करते हैं, फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या फॉर्मल एसोसिएशन रेफर करते हैं जिसका नाम हुआ दैट इज मद्रास लेबर यूनियन। एंड ये यूनियन अगर हमें पूछा जाता है कि फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड यूनियन कौन सा है फर्स्ट, तो दैट इज द मद्रास लेबर यूनियन। अदरवाइज फर्स्ट एसोसिएशन एग्जाम में आता है तो दिस इज आवर आंसर। नाउ इसके बाद कई सारे एफर्ट्स चलते रहे इंटरनेशनली, जिसके बाद हमने देखा 1919 में फाइनली ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होगा एंड इंडिया में बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय एंड ऐसे कई सारे और फ्रीडम फाइटर और द नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स रहे उनके एफर्ट के द्वारा इंडिया में एक एसोसिएशन बनेगा जिसका नाम होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब ये पहला फेडरेशन है जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ। तो एसोसिएशन देन यूनियन देन फेडरेशन में फ़र्क क्या होता है, इस वीडियो में हम ये सारी बातें आज समझने वाले हैं। फेडरेशन बेसिकली जो होता है वो एक वाइडर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कई सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएट होती हैं या जुड़ी होती हैं। एंड देन वी डिस्कस और वी रेफर्ड अबाउट वन मोर डेवलपमेंट दैट इज 1926 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया ट्रेड यूनियन को रजिस्टर, रेगुलेट और एम्पावर करने के लिए, जिसका नाम था दैट इज द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये आज भी इनेक्टमेंट में है। जब तक आपके 4 लेबर कोड नहीं आ जाते तब तक इट इज द गवर्निंग लॉ फॉर द ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। तो ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी और इलैबोरेट की हैं आज। तो आज हम इसी एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं कि ट्रेड यूनियंस क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनकी होने का या उनके अस्तित्व का रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो चाहती क्या है, क्या प्राप्त करना चाहती है एंड देन क्या टाइप्स हैं, ये सारी डिस्कशन का पार्ट रहेगा। सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड यूनियंस की क्या खूबियां होती हैं, क्या खासियत होती है। पहली बात, ट्रेड यूनियन बनती ही इसीलिए ताकि वो एसोसिएशन बना सकें ऑफ द एम्प्लॉयज। जो अलग अलग एम्प्लॉयज इंडिविजुअली अपनी बात नहीं रख पाता है या उतनी मजबूती से नहीं रख पाता, तो एक एसोसिएशन, एक उनका जुड़ाव बनाना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना ताकि उनकी बात जो है वो सुनी जा सके कलेक्टिवली और मजबूती के साथ रखी जा सके, किसके सामने, मैनेजमेंट के सामने या एम्प्लॉयर के सामने। देन इसमें जो एसोसिएशन होता है एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, मतलब किसी को बाय फोर्स आप एसोसिएट नहीं करते। एक आम लेबर
जो है चाहे वो कंपनी का ड्राइवर हो, चाहे कंपनी में फैक्ट्री में पेंटर का काम करता हो, वेल्डर का काम करता हो, वो अपनी विश से एक ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है। एक फैक्ट्री में एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन हो सकती हैं, वो अभी हम बात करेंगे जब मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाऊंगा ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 के। ठीक है, देन परमानेंट बॉडी होती है। परमानेंट बॉडी का मतलब है कि उसके मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन यूनियन या ट्रेड यूनियन एज इट इज एग्जिस्ट करती रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, एंड देन कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई वेजेस सिक्योर करना, वर्क प्रमाइसेस में सेफ्टी इंश्योर करना, फ्यूचर बेनिफिट्स इंश्योर करना कि पेंशन मिले और इंक्रीमेंट्स इंश्योर करना, ये सारी बातें कॉमन इंटरेस्ट की आ जाती हैं। कलेक्टिव एक्शन, क्योंकि आपने एसोसिएशन सभी लेबर्स का या सभी एम्प्लॉइज़ का बनाया इसीलिए ताकि आप कलेक्टिवली एक्शन भी ले सकें, जैसे कि स्ट्राइक करना, जैसे कि मीटिंग्स करना विद द एडमिनिस्ट्रेशन और द मैनेजमेंट, दैट इज कलेक्टिव। आप एक साथ एकजुट होकर कोई एक्शन ले रहे हैं। देन रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट, दैट इज एक अच्छी रेपुटेशन या एसोसिएशन मैनेजमेंट के हाथ बना के रखना ताकि ऑन डिफरेंट ओकेजन दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, दैट इज ऑल द आइडिया रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। अब आते हैं आगे, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है हमारा 1926 का, वो कैसे डिफाइन करता है ट्रेड यूनियन को। यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है उस पर थोड़ा ध्यान देना, और आपको एग्जामिनेशन में, इस ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में ये टर्म्स आ भी जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा रीड करेंगे इसको। सबसे पहली बात यहाँ पे बात आ रही है कि ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन। एनी कॉम्बिनेशन का यहाँ पे मतलब है कि वो इम्प्लाई की एसोसिएशन हो सकती है, इम्प्लाई और एम्प्लायर, मतलब इसमें मैनेजमेंट के लोग भी हो सकते हैं और एक छोटा लेबरर भी हो सकता है, या सिर्फ मैनेजमेंट या सिर्फ एम्प्लायर की भी एसोसिएशन हो सकती है। जैसे आप देखते हैं कि बजट से पहले गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कई सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है उनकी यूनियन से मिलते हैं, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन से मिलते हैं, ट्रेडर्स की एसोसिएशन से मिलते हैं, मर्चेंट की एसोसिएशन से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एम्प्लॉय ही एसोसिएशन बनाते हैं, एम्प्लायर भी बनाते हैं। दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट दैट कॉम्बिनेशन। ये टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, मतलब किसी एक पर्पस के लिए बनाई हुई यूनियन भी हो सकती है, या फिर लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन हो सकती है जो किसी कंपनी से जुड़ी हो सकती है, किसी इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, जैसे कि सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, शुगर मिल इंडस्ट्रीज के लिए हो सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए हो सकती हैं। तो टेम्परेरी परमानेंट नेचर होता है इनका। देन इट कैन बी बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लायर, बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई, ठीक है, या वर्कमैन एंड वर्कमैन। देन एम्प्लायर एंड एम्प्लायर में भी हो सकती है। ठीक है, तो मालिक मालिक, नौकर नौकर, और इसी तरह की एसोसिएशन और भी बन सकती है, मालिक नौकर दोनों, जो जैसे भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन। नाउ अब ये सारी एग्जाम में आती है डेफिनेशंस। आपको बेसिकली एग्जाम में क्या आता है, दैट इज एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर फॉर्मिंग अ ट्रेड यूनियन। तो यही सारे पॉइंट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, देन दिस इज द डेफिनेशंस विच वी हैव। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन की हम जब बात करेंगे तो आपको इसमें मेनली 3 टाइप्स की हम बात करते हैं। दैट इज, सबसे पहली है क्राफ्ट यूनियन। ठीक है, अब ये क्राफ्ट यूनियन क्या होती है, बेसिकली वो यूनियंस जो किसी एक स्किल सेट से जुड़ी हुई है, जैसे डॉक्टर्स की यूनियन, जैसे पायलट्स की यूनियन, जैसे किसी जैसे ड्राइवर्स की यूनियन। तो ये स्पेसिफिक होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्क, देयर एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम क्राफ्ट यूनियन बोलते हैं, या फिर इसको ऑक्यूपेशनल यूनियन भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल यूनियन, जो कि इंडस्ट्री बेस्ड होती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आईटी सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें सभी एम्प्लॉइज आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है शॉप फ्लोर ग्रेड टू द मैनेजमेंट लेवल। अब इसका मतलब क्या है, दैट इज, अगर मैं यहाँ पर एक पिरामिड बनाऊं तो इसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। शॉप फ्लोर का मतलब होता है जहाँ पे एक्चुअल काम होता है। जैसे आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा है, कन्वेयर बेल्ट चलती है जिसके ऊपर गाड़ी का फ्रेम रखा होता है, एंड जैसे जैसे वो फ्रेम आगे बढ़ता है हर एक वर्कर को उसका रोल पता होता है। कोई उसमें टायर लगा रहा है, कोई स्टीयरिंग व्हील लगा रहा है, कोई उसमें आगे बढ़ते हुए उसमें सीट लगा रहा है। तो दैट इज द शॉप फ्लोर, जहाँ पे एक्चुअल काम किया जाता है। तो वो लेबर, वो छोटा मजदूर भी उसका पार्ट रहेगा, तो शॉप फ्लोर वाला भी इस पे अवेल रहेगा, उसका जो सुपरवाइजर है वो भी इसका पार्ट रहेगा, देन जो मैनेजमेंट है वो भी इसकी पार्ट रहेगी, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इसका पार्ट हो सकता है। तो ये एक वर्टिकल फॉर्मेशन बन जाता है, और इसी को बोला गया अ वर्टिकल यूनियन। सो दैट इज द
सो दैट इज अबाउट द इंडस्ट्रियल यूनियन। नाउ इसके बाद हमारे पास आती है द जर्नल यूनियन। जर्नल यूनियन बेसिकली होती है जिसका कोई स्पेसिफिक क्राफ्ट स्पेसिफिक नहीं है, किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, बट वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज के जो मेंबर्स हैं या वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो उससे जुड़े होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इंडिया में आप अभी हमने नाम लिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, इसी तरह से कई सारी और यूनियन होती है जिसमें मेंबर्स कई जगह से आते हैं, रेलवे से भी आ जाते हैं, सेंट्रल PSU से भी आ जाते हैं, स्टेट एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, और वो सारे मेंबरशिप अपनी एफिलिएट करते हैं इस एसोसिएशन से। इंडिया में ऐसी एसोसिएशन बहुत कम है, लेकिन दे आर कॉल्ड एज जनरल एसोसिएशन। यहाँ पे एक मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जैसे 2020 में जब ये 4 लेबर कोड्स आने थे। अब जो आज इस सेशन को देख रहे हैं, दे मे नॉट बी फेमिलियर विद दिस 4 लेबर कोड्स, तो इससे पहले वाला सेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो उसमें हमने बात किया था कि जब 4 लेबर कोड्स आए टू सिंप्लीफाई द लेबर लॉज इन इंडिया, तो कई सारी ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक्स बुलाई कि भाई हम इनको इन लॉज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे आप फार्मर लॉज के रिगार्डिंग आपने देखा था। तो वो क्या था, वो एक जनरल ट्रेड यूनियंस का एक एक्टिविज्म था। नाउ अब इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के, तो ऑब्जेक्टिव देखो मेनली 5 होते हैं। सबसे पहली बात, अपने लिए ये इंश्योर करना कि हमें बेटर वेजेस और सैलरीज मिलें, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, मतलब सेफ एनवायरनमेंट हो, मशीन की प्रॉपर मेंटेनेंस हो, बिकॉज एम्प्लॉयर तो मेंटेनेंस कॉस्ट बचाना चाहेगा, लेकिन मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुई है अगर मशीन, तो रिस्क लाइफ का रिस्क इसका है वर्कर का। तो यूनियन ये भी इंश्योर करती है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी मेंटेन रहे। देन दे टॉक अबाउट द विक्टिमाइजेशन। यहाँ पे मतलब क्या विक्टिमाइजेशन का, जैसा कि कोई एक वर्कर ने अगर आवाज़ उठाई किसी एक एक्ट के रिगार्डिंग, जो कि एक जेन्युइन एक्ट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर, तो ऐसा ना हो यूनियन जो मैनेजमेंट है उस एक वर्कर के पीछे बढ़ जाए, उसको नौकरी से निकाल दे। तो ऐसे विक्टिमाइजेशन से भी बचाने के लिए यूनियंस काम आती हैं। देन वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, जैसे कि जब ये कलेक्टिव, अभी आपने देखा, एक्शन लेते हैं, कलेक्टिवली बात रखते हैं, तो ये इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स को ना सिर्फ प्रॉपर वेजेस मिले, बट ये भी उसे फ्यूचर बेनिफिट्स या सोशल सिक्योरिटी मिले। वो क्या होती है, एग्जांपल पेंशन बेनिफिट मिल जाए, मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाए, हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाए, ये होते हैं वेलफेयर मेजर्स जो उसको ट्रेड यूनियन इंश्योर करती है। देन नेगोशिएटिंग मैकेनिज्म। नेगोशिएटिंग मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे है कि जब भी कहीं पर बात फंस जाए, यूनियन में, ट्रेड यूनियन में, या वर्कर्स और एम्प्लॉयर में, या वर्कर्स और मैनेजमेंट में, तो ये ट्रेड यूनियन वहाँ पे काम आती है ताकि एक नेगोशिएशन किया जा सके। बिकॉज अगर फैक्ट्री में 200 लोग हैं और 50 लोग आपके मैनेजमेंट में भी हैं, तो अब कैसे आप एक कॉमन गोल पर आएंगे या कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। तो ट्रेड यूनियन उसमें हेल्प करते हैं कि ये 200 वर्कर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लोग जा सकते हैं। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रेड यूनियन। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं ट्रेड यूनियन के। आगे बढ़ेंगे एंड अब बात करेंगे कि इंडिया में जब हम बात करते हैं, कई सारी न्यूज़ आप पढ़ते हैं, जैसे आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि भाई ट्रेड यूनियन जो है वो कई बार प्रोटेस्ट डिक्लेयर करते हैं, स्ट्राइक डिक्लेयर करते हैं। जैसे कोविड में अभी हमने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है ऑफ द शुगर मिल फार्मर्स का। शुगर मिल के में जो काम करने वाले कामगार हैं और ऐसे ही जो फार्मर्स हैं उनका, उन्होंने भी एक एसोसिएशन बना रखा है, या शुगर मिल्स की भी एसोसिएशंस बनती हैं। ऐसे ही आपने नाम सुना है, ऐसे ही आपने कई सारे और इश्यूज सुने, जैसे कई और टाइप की एसोसिएशन आ जाती है। जैसे आपने ये न्यूज़ है दार्जिलिंग की, जहाँ पे टी वर्कर्स आर डिमांडिंग सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड देन हमारे पास एक एग्जांपल है ऑफ द मारुति सुजुकी में के प्लांट में हुई स्ट्राइक का। मानेसर प्लांट में ये स्ट्राइक हुआ था इन द हरियाणा। इट्स अ मोस्ट रिसेंट एंड द one of the biggest strikes in the country, जिसकी वजह से we have seen a great amount of losses incurred to the company also and to the worker also, जिसमें कि एक HR एम्प्लॉय की डेथ भी हो गई थी on charges of which many of the workers has been convicted now also। 2017 में इसका जजमेंट आया था, 2012 की न्यूज़ है, इसको पढ़िएगा एंड देन यू विल गेट टू नो ऑल्सो कि इंडिया में ट्रेड यूनियंस का होना कितना ज़रूरी है, और ना होना या एक अच्छा रिलेशन ना होना एक ट्रेड यूनियन या वर्कर का विद द कंपनी कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया था फिर। ठीक है, डू रीड दिस न्यूज़। ठीक है, तो अब ये जब आप पढ़ते हैं तो हम तो आज तक
जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेड यूनियन का मतलब हम सबके लिए सेम ही रहता है। लेकिन लेबर लॉ जो है इसमें डिफ्रेंशिएट करता है, या लेबर लॉ की जो टर्मिनोलॉजीज है वहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आता है। तो आज इस सेशन में हम ये भी समझेंगे। तो जैसे कि हम इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन डिवाइड करते हैं ट्रेड यूनियंस को या उनके टाइप्स को, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आता है या सबसे ग्राउंड लेवल पे जो हमारे पास कैटेगराइजेशन आती है वो है प्लांट लेवल यूनियंस की। प्लांट लेवल मतलब जैसे मारुति सुजुकी का भी एग्जांपल लिया मैंने, मानेसर में जिनका प्लांट है फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे आपके पास टाटा मोटर्स का भी प्लांट रहेगा। ठीक है, तो जब प्लांट लेवल या फैक्ट्री लेवल पे जो यूनियंस बनाते हैं दे आर रेफर्ड एज अ प्लांट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंडस्ट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, जैसे अभी हमने शुगर मिल का एग्जांपल लिया था, तो अगर शुगर मिल के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको यूनियन या उनके मालिकों की यूनियन हो सकती है। ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनकी भी एसोसिएशन हो सकती है, बिकॉज दे आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक। यहाँ पे एक एग्जांपल और भी ऐसे ऑल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन। तो प्लांटेशन मतलब जैसे टी प्लांटेशन है, रबर प्लांटेशन है, तो वो सारे वर्कर क्या करते हैं, वो प्लांटेशन की फील्ड में काम करते हैं, तो वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक काम हो गया। सो दैट इज दे फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन। तो दिस इज अदर कैटेगराइजेशन। देन रीजन बेस्ड भी होती है, जैसे कि अगर आप यूपी में चीनी मिल के मजदूर हैं तो एक एसोसिएशन हो सकती है। अगर आप बिहार में किसी चीनी मिल के एसोसिएशन में हैं या चीनी मिल में काम कर रहे हैं तो वो एक एसोसिएशन हो सकती है। मतलब रीजन स्पेसिफिक हो गया, यूपी और बिहार यहाँ पे रीजन हो गए। यहाँ पे हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक थे, यहाँ पे हम एरिया, रीजन या ज्योग्राफी स्पेसिफिक हो गए। एंड देन इसके बाद आती है नेशनल फेडरेशन, जिसमें अभी हमने एग्जाम्पल लिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ऐसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। Now these are the national level ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नेशनल लेवल फेडरेशंस क्यों बोला इनको, बिकॉज इनके साथ कई सारी ट्रेड यूनियन एफिलिएट करती हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री के लेवल पर हो, चाहे किसी वो इंडस्ट्री के लेवल पर हो या रीजनल लेवल पर हो। तो अलग अलग लेवल ऑफ ये सभी जो इन सभी कैटेगराइजेशन में जो आपके पास यूनियंस आएंगी वो कभी किसी एक नेशनल फेडरेशन से एसोसिएट करती हैं और कोई किसी और नेशनल फेडरेशन से एसोसिएट करती हैं, ताकि उनको एक नेशनल प्रेजेंटेशन मिल जाए। जैसे अपने कॉमन इंटरेस्ट को अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना है तो बिहार वाले, यूपी बिहार वाले या तमिलनाडु वाले वो कैसे अपनी बात नेशनल लेवल तक पहुंचाएंगे, तो ये नेशनल फेडरेशन उसमें उनको मदद करती हैं, बिकॉज ये नेशनल लेवल पर ऑपरेट करती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली उनकी बात पहुंचा सकती हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस ट्रेड यूनियंस इन द कंट्री। ठीक है, नाउ अब ये सारी बातें करने के बाद हम अभी तक जो समझे वो कैटेगराइजेशन समझे ना। ये था हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट या हिस्ट्री को यूज करके एक ब्रिज बनाना, ताकि आप लेबर लॉ को समझ सको। अब कल का जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम आपकी पॉलिटी की नॉलेज को यूज़ करेंगे। जो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी या कोई और बुक पढ़ी, उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे ताकि आप लेबर लॉ को भी समझ सकें। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो आपको लेबर लॉ से भी जोड़ते हैं, इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हैं उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं विद द ट्रेड यूनियन, जो अभी हमने बात किया, या ट्रेड यूनियन के फॉर्मेशन से। जब आप कहते हैं राइट टू एसोसिएशन है तो फिर राइट टू एसोसिएशन ऑफ ट्रेड यूनियन भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम बिल्टअप करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द लेबर लॉज through this bridge or the bridge course. ठीक है, now if you are interested to go through the detailed course of industrial labor law and accounting, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स के लिंक भी मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, ज्वाइन करने में कोई कंसर्न आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर ऑल्सो। वी आर हेयर टू हेल्प यू। एंड फॉर दिस सेशन आई एम दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। थैंक यू सो मच।